दोस्तों जय जिनेंद्र, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है गुनाहों का देवता। आप यह कहानी सुनिए, पढ़िए और देखिए। धन्यवाद। उसका नाम रानी था। वह अपने भाई भौजाई के साथ में रहती थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, मगर अब वहां से नौकरी छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसका भाई विदेश में था और वह भाभी उसकी वजह से जा नहीं पा रही थी। इसलिए रानी ने यह रास्ता निकाला था। 8 महीने पहले रानी जब उस शानदार कोठी में नौकरी के लिए आई थी, तब उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वह उस कोठी की मालकिन बन सकती है। दरअसल अखबार में 3 साल की एक बच्ची की देखभाल के लिए आया हुआ एक विज्ञापन छपा था। रानी को काम की जरूरत थी, इसलिए वह आया की नौकरी के लिए उस कोठी में पहुंच गई थी जिसका पता अखबार में छपा था। कोठी के पास बने केबिन में बैठे गार्ड ने रानी को रोककर कहा, तुम्हारी के आने की खबर मैं मेम साहब को दे आता हूँ। जब वह बुलाएंगी तब अंदर जाना। रानी केबिन में पड़े स्टूल पर बैठ गई। गार्ड खबर देने के लिए कोठी में अंदर चले गया। रानी को बच्चों की देखभाल का कोई तजुर्बा नहीं था, और तो और वह घर में भाई का जो बच्चा था उसे भी कम ही लेती थी। कुछ देर बाद कोठी से दूसरा गार्ड आया। उसने रानी को अपने साथ मेम साहब के कमरे तक पहुंचा दिया। रानी कमरे में दाखिल हुई तो वहां बैठी महिला ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। वह देखने में बीमार लग रही थी। दुबली पतली उस महिला के चेहरे की पीली पंगत रंगत, अंदर धसी बेनूर आंखें और पास की टेबल पर रखी दवाएं इस बात का सबूत थी कि उस महिला ने रानी से की बीमार है। उस महिला ने रानी से सर्टिफिकेट मांगे और सर्टिफिकेट देखने के बाद उसने कहा, रानी जी, आपको बच्चे की देखरेख का कोई तजुर्बा नहीं है। नौकरी भी आपकी योग्यता के मुताबिक आप कर रही हैं। इसके बावजूद आप आया की नौकरी क्यों करना चाहती हैं? रानी को वह नो खामोशी से देखते रही। उसके बाद सबसे पहले सकचपे हुए बोली, रानी, दरअसल मेरा भाई विदेश में है। मैं यहाँ भाभी के साथ दिल्ली में हूँ। भाभी भी उनके पास जाना चाहती हैं, पर मुझे आजकल के माहौल की वजह से अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं। मेरे भाई की वजह से मेरी वजह से भाई के पास नहीं जा पा रही हैं। मैं उनके रास्ते की रुकावट बन रही हूँ। अगर रहने की यहाँ मुनासिब जगह मिल गई तो भाई के पास भाभी चले जाएंगी। अगर मैं आपके पास रहूंगी तो उन दोनों को मेरी तरफ से कोई चिंता नहीं होगी। तो वो मेम साहब बोली कि मेरा नाम सविता है और मेरे पति का नाम आयुष है। हमारी 3 साल की बच्ची सोनी है। तुम कितने भाई बहन हो? जी, हम 3 भाई बहन हैं। बहन की शादी पिताजी ने अपनी मौत से पहले कर दी। उसके 2 साल बाद छोटे हमारे भाई हैं जो विदेश में है, और मैं उनसे 5 साल छोटी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी देखते हुए नौकरी दे सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है मैडम? रानी जल्दी से बोली। रानी, तुम्हें एक बॉन्ड भरना होगा जिसके अनुसार 1 साल से पहले तुम नौकरी नहीं छोड़ सकोगी। अगर उससे पहले नौकरी छोड़ दी तो तुम्हें 5 लाख रुपए भरना होंगे। तुम इस बारे में अच्छे से सोच कर कल मुझे जवाब देना। इतने में चाय नाश्ता आ गया। सोनिया ने उसे चाय नाश्ता करने को कहा। चाय नाश्ता करके रानी खड़ी हो गई। मैडम, कल मैं अपने सामान के साथ हाजिर हो जाऊंगी। चलती हूँ, वरना देर हो जाने पर भाभी शक करेंगी, डांटेंगी। रानी उठकर खड़ी हुई थी कि एक आदमी अपने बच्चे के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। रानी ने एक नज़र प्यारी सी बच्ची पर डाली। उसके बाद उसकी आंखें उस आदमी पर जम गई। सविता ने उस आदमी का परिचय कराते हुए कहा, रानी, यह मेरे पति आयुष और यह मेरी बच्ची सोनी है। मैंने रानी को अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख लिया है, उसने अपने पति से कहा। उसने उचट्टी नजर रानी पर डाली। उसके बाद सोनिया से बोला, जैसा तुम चाहो। सविता ने बच्ची से कहा, बेटा, यह हमारी आपकी आंटी है, अब आपके साथ ही रहेंगी। खुश होकर सोनी ने रानी का हाथ पकड़ लिया। आंटी, अब मेरे साथ ही रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, कहकर रानी ने उसे गोद में उठा लिया। सविता ने अपने पति से कहा, अगर तुम चौक की तरफ जा रहे हो तो रानी को भी चौक पर छोड़ देना। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे बस, अभी उसने अनमने ढंग से कहा। रानी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। सविता कहने लगी, नहीं, देर हो गई है तुम्हें। आयुष छोड़ देगा, फिर कल सवेरे तुम्हें आना भी तो है। आयुष ने फटाफट गाड़ी निकाली और रानी को बैठाया। जैसे ही कार गेट से निकली, अब उसका मूड ठीक हो गया था। वह रानी की ओर देखते हुए बोला,
पता नहीं सविता ने तुम्हें काम पर कैसे रख लिया। वह तो खूबसूरत लड़कियों से चिढ़ती है, उसे तो बूढ़ी औरतें ही पसंद आती है। पता नहीं वह तो तुम पर क्यों मेहरबान है। वह बहुत शक्की है। रानी के दिमाग में एक सवाल आया। उसने उससे पूछा कि वैसे मैम साहब को हुआ क्या है, वह बीमार सी लगती हैं। आयुष ने रानी की ओर देखते हुए कहा, शादी के बाद डॉक्टर ने मना किया था कि वह मां न बने, पर सविता ने किसी की बात नहीं मानी। नतीजा यह निकला कि उसकी ये हालत हो गई। अब उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, रानी ने पूछा। देखा जाए तो सविता अपने किए का ही फल भोग रही है। उसने रूबी के साथ जो किया वह उसी के साथ हुआ। यह रूबी कौन है, उसके साथ क्या किया था उन्होंने, रानी ने जिज्ञासा बस पूछा। रूबी मेरी मंगेतर थी। हम एक दूसरे को चाहते थे, पर बीच में सविता आ टपकी। एक दिन रूबी और उसके भाई का किडनैप हो गया। फिरौती की रकम 5 लाख मांगी गई। हम इतने पैसे नहीं दे सकते थे। हमने सविता की मदद मांगी, उसने हमारी मदद की। रूबी तो लौट घर घर आ गई, पर उसने उसी रात को खुदकुशी कर ली। आयुष ने दुखी मन से कहा, यह किडनैप किसने किया था, रानी ने पूछा। सविता के पिता ने, और किसने, आयुष ने कहा। बाप ने अगवा करवाया और बेटी ने पैसे लेकर मदद को आ गई। देखो रानी, इंसान की करने का फल यहीं मिल जाता है। सविता की बीमारी की खबर जो उसके पिता को मिली तो वह भी हार्ट अटैक से मर गया। क्या सविता मैम साहब की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, रानी ने पूछा। डॉक्टर उम्मीद तो दिलाते हैं, पर से बेकार है। मैं सविता को यकीन तो दिलाता हूँ, पर उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। पर वह मेरे पूरे वक्त मुझ पर शक करती है। उसके मुखबिर मेरे पीछे लगे हुए रहते हैं। आयुष इतना ही कह पाया था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ से सविता की आवाज थी। वह पूछ रही थी कि रानी को छोड़ दिया क्या। हाँ, मैंने उसे चौक पर उतार दिया। फोन बंद करके उसने कहा, देखो, उसे तुम पर भी यकीन नहीं है। मैंने कह दिया उसे चौक में उतार दिया था, पर उसे पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे घर के पास ही उतारूंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी वजह से परेशान न हो। मैं चौक से ही चले जाऊंगी, रानी ने कहा। इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं। अब यहाँ से तुम्हारा घर है ही कितनी दूर, आयुष बोला। कुछ देर बाद रानी के घर कार पहुंच गई थी तो वह उसका शुक्रिया अदा करके कार से उतरकर अपने घर चले गई। रानी ने उससे भी अपने घर चलने को कहा था, पर वह कभी और आने की बात कहकर चले गया। रानी चहकते हुए भी अपने घर पहुंची तो भाभी का मूड ठीक न था, तो उसने सॉरी बोला। इतनी देर क्यों हुई रानी। तो रानी बोले कि मैं एक नौकरी के लिए गई थी। जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, और मुझे वहाँ रहने का स्थान भी मिल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। भाभी ने उसे हैरानी से देखा तो वह जल्दी से बोली, मुझे मिसेज सविता ने अपने 3 साल के बच्चे के लिए देख रेख के लिए रख लिया है। अच्छी सैलरी मिलेगी, खाना पीना मिलेगा और रहने के लिए भी मिलेगा। लेकिन तुमने यह काम करने का कोई अनुभव नहीं है। भाभी बोली, अरे भाभी, बच्चे प्यार के भूखे हैं होते हैं, मैं सब कर लूंगी। मुझे 10 बजे अपना सामान लेकर जाना है। मैं आपको वहां का पता लिख कर दे दूंगी। भाभी के राजी होने पर रानी बहुत खुश हुई और आयुष के साथ रहने के बारे में सोचकर ही रानी का दिल धड़कने लगा। आयुष की बातों से उसे लगा था कि अब सविता ज्यादा दिन नहीं जिएगी। उसने बीमार सविता की देखभाल तो की, साथ में उसकी बेटी सोनी को भी बहुत प्यार दिया। करीब 8 महीने बाद सविता की मौत हो गई। इन 8 महीनों में सविता ने आयुष की हर बात उसे बता दी थी। उसकी मौत से 3 दिन पहले की बात है। उस दिन सविता की तबीयत ज्यादा खराब थी। सविता रानी के पास में ही थी। तभी एक नौकर ने कमरे में आकर कहा कि रानी आपको साहब ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। रानी ने एक नजर सोनी पर डाली। आराम से सो रही थी वह ड्राइंग रूम में जा पहुंची। सविता की सहेली किरण सोफे पर आयुष के साथ सटी हुई बैठी थी। रानी को यह उसका अंदाज बहुत बुरा लगा। वहीं पर सविता के वकील मौजूद थे। वकील ने कहा, रानी जी, आप कल 11 बजे यहाँ हाजिर रहिएगा। मैं तो यहीं रहती हूँ साहब, जब आप कहेंगे आ जाऊंगी। मुझे बताया गया था कि आज रात के बाद आप अपने घर चले जाएंगी, वकील ने बोला। किरण बीच में ही बोल पड़ी, दरअसल मैंने और आयुष ने सोचा था कि सोनी को जहनी सुकून के लिए मेरे घर और मेरे बच्चे और उसकी ट्रेंड आया के पास छोड़ देंगे, क्योंकि सोनी के दिलो दिमाग में सविता की मौत का असर पड़ सकता है। अब जब सोनी हमारे यहाँ चली जाएगी तो रानी की यहाँ क्या जरूरत रहेगी। इसकी बात पर रानी को गुस्सा आ गया। उसने तीखे स्वर में कहा,
मेरे ख्याल से अभी घर में सोनी के बड़े मौजूद हैं, वह इस बारे में फैसला लेंगे। आपका ताल्लुक सिर्फ इतना ही है कि आप सविता मैम की सहेली हैं। मैं तो सविता की सहेली हूँ, लेकिन तुम तो मुलाजिम के सिवा कुछ भी नहीं हो। रानी ने तड़प कर आयुष की तरफ देखा। वह उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और चुपचाप बैठा हुआ था। इसके बाद रानी फिर सोनी के पास वापस आ गई। आयुष की बेरुखी और दोहरा बर्ताव देखकर वह बहुत दुखी थी। उसकी आंख से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि एक बार सविता ने उससे कहा था कि मेरी किरण से कोई खास दोस्ती नहीं है। पता नहीं यह तलाकशुदा महिला बार बार मेरे घर चली आती है। शायद सविता को अंदाजा था कि वह किरण आयुष के पीछे लगी हुई है। इन 8 महीनों में सविता से रानी की अच्छी पटने लगी थी। रानी की एक अच्छी आदत थी कि वह चुपचाप सबकी सुनती थी। इसलिए सविता उससे अपने मन की सारी बात कहकर हाल दिल हल्का कर लेती थी। एक बार उसने अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी बताई थी। उसने कहा था कि यह सच है कि मुझे आयुष से पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। पहली बार जब सप्लाई के लिए वह हमारी फैक्ट्री में आया था, तब उसका कारोबार बहुत छोटा था। मैंने उसे पार्टनरशिप ऑफर दिया था ताकि उसका काम बड़े पैमाने पर हो सके और आमदनी भी बढ़े। उसके बाद हम सब ने मिलकर बिजनेस आगे बढ़ाया। उसी दौरान मुझे मालूम पड़ा कि उसकी मंगनी कहीं और हो चुकी है। मैं पिछड़ गई और आयुष को भूल जाना चाहा, पर उसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे उसको 5 लाख रुपए देना पड़े। उसने कहा था कि रूबी को छूट जाने के बाद वह मुझसे शादी कर लेगा। रूबी तो किसी तरह से छूट गई, लेकिन मैं आयुष के चंगल में फंस गई। सोनिया का कहना था कि उसे शक है कि वह किडनैपिंग का प्रबंध आयुष ने ही किया था। उसी ने सारा खेल खेला था। आप अपने शौहर पर इल्जाम लगा रही हैं, यह जान लेने के बाद भी कि आपने उनसे शादी की थी। रानी बोली। तब सविता बोली, क्योंकि उस वक्त इश्क में मैं अंधी थी। सविता ने आगे कहा कि मैं आयुष के साथ आयुष तो मेरी मौत का इंतजार कर रहा है और वह मेरी दौलत के पीछे लगा हुआ है। वह लालची इंसान है और वह मेरी सहेली किरण भी बड़ी बेशरम औरत है। उस वक्त किरण का नाम सुनकर रानी मनी मन हंसने लगी, क्योंकि रानी खुद को आयुष की महबूबा समझ रही थी। उसी वक्त सविता की मौसी उसके कमरे में आ गई और आते ही उन्होंने कहा, रानी तुम परेशान मत हो, मैं अभी उससे कहूंगी, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। रानी चुपचाप बैठी रही। मौसी ने कहा, किरण सोनी के मामले में बेकार टांग अड़ा रही है, पर मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगी। वह बेवजह अभी उस पर डोरे डाल रही है। एक बार मेरी बेटी इस घर में दुल्हन बन के आ जाए तो मैं किरण का पत्ता ही काट लूंगी। ऐसा हो गया तो तुम्हारी जॉब भी सेव रहेगी। रानी समझ गई थी कि सब लोग अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। खैर सोनिया की मौत हो गई। लाश घर में पड़ी थी और सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे थे। सोनिया की मौत के गम में रानी कमरे में बैठी थी। तभी आयुष की बड़ी बहन कमरे में आकर बोली कि मैं चाहती हूँ आयुष कम से कम सोनी का ख्याल रखते हुए उसे किरण के चंगुल से निकल जाए। दौलत के भाग में पीछे भागना छोड़कर वह ऐसी लड़की से शादी करे जो सोनी को दिल से प्यार करती हो और बिखरा हुआ घर संभाल ले। उसकी बात पर रानी कुछ नहीं बोली। उसकी झुकी आंखें और लाल होते चेहरे से शायद उसकी रजामंदी मिल गई थी। उसने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि आयुष दिल फेंक लड़का है, कई लड़कियों से फिर चला चुका है। मैं उसे समझाती थी कि सविता से बेवफाई ना करे, पर वह नहीं माना। इससे रानी को लगा कि आयुष ने उसको भी जाल में ही फंसाया है, उसे भी बेवकूफ़ी बनाया है। तभी बाहर से आवाज आने लगी। सब लोग सविता का क्रियाक्रम करके वापस आ गए थे। रानी सोनी के बालों में हाथ फिरा रही थी, वहीं बैठी रही। तभी दरवाजा खटखटा के आयुष कमरे में आया और सोनी को देखकर बोला कि सोनी अच्छी है ना, तुमने उसे संभाल लिया है ना। जी वह ठीक है। उसके बाद आयुष ने रूखे लहजे में पूछा, तुमने मेरी बहन को क्या पाठ पढ़ाया है। जी मैंने तो कुछ नहीं कहा। रानी चौंक कर बोली, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने मेरी बहन के जवाब में यह बात कही है कि सोनी के लिए तुमसे ही शादी करना चाहिए। रानी मैंने रात के अंधेरे में तुमसे जो वादे किए थे उन्हें दिन के उजाले में भूल जाओ। झूठे वादे करना ही मेरी फितरत है, उस पर यकीन न करना। उसके बाद वह कह कहा लगाकर जोर से हंस पड़ा। रानी उसका असली चेहरा देखकर दंग रह गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही दिन तुम्हारी आंखों में अपनी पसंद की देख ली थी। जो लड़की खुद पसंद करे उसे फंसाना मेरे लिए बड़ा आसान था। 2-3 मोहब्बत भरी मुलाकातों के बाद
शादी के झूठे ख्वाब दिखाकर मैंने तुम्हारा जिस्म हासिल कर लिया। अब इतना ही प्रेम मेरा मकसद था। रानी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वह तीखे स्वर में बोली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने किरण और सविता को फंसाया था। आयुष ने आंखों में गुस्से से रानी को देखा। यह क्या बकवास कर रही हो? यह कहानी तुम्हें सविता ने ही सुनाई होगी। इस बात का कोई सबूत नहीं दे सकती हो। अब चुप हो जाओ और मैं कहता हूँ तुम यहाँ रह सकती हो। हमारे रात के अंधेरे का ताल्लुक वैसा ही रहेगा, या फिर खामोशी से 5 लाख रुपए ले जाकर यहाँ से निकलो और अपनी जुबान बंद रखना। मैंने तुम्हें देवता समझा था, तुम तो शैतान निकले। मैं तुम्हारी हर बात मानते रही, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी गंवा दी, और उसका तुम ये बदला दे रहे हो मुझे। रानी बोली, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? जरा अकल से सोचो, तुम्हारे पास देने को बचा ही क्या है? यह कहकर आयुष कमरे से बाहर निकल गया। रानी रो पड़ी। एक आवारा आदमी के पीछे उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था। उसका दिल चाहा कि खुदकुशी करके मर जाए। तभी उसने सोचा कि अगर मर गई तो सोनी के लिए वह और बेसहारा हो जाएगी। उसे सही मायने में सोनी से मोहब्बत हो गई थी। अब कुछ देर सोचती रही, उसके बाद उसने फैसला किया और बात करने कमरे से बाहर निकली। किचन के पास उसे आयुष मिल गया। उसने उसे देखते ही कहा, आयुष, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, पर तुम फिजा को मुझे दे दो। ठीक है, मैं वकील से बात करता हूँ, कहकर आयुष चला गया। ठीक 11 बजे ड्राइंग रूम में पहुंच गई। वहां सब लोग थे। एक कोने पर वो सोनी को गोदी में लेकर बैठ गई। वहां सविता के डॉक्टर व उसके कंपनी के जनरल मैनेजर भी थे। वकील ने वसीयत के बारे में कहना शुरू किया। वसीयत के मुताबिक जिनको यहाँ होना चाहिए वही वहाँ पर है, पर यहाँ ज्यादा लोग नहीं रह सकते, इसलिए किरण और सविता जी की मौसी, आप दोनों बाहर चले जाएं, यह कानूनी मामला है। किरण ने घूरकर वकील को देखा, फिर आयुष की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वो रोक लेगा, पर वह तो सिर झुकाए बैठे था। दोनों गुस्से से बाहर निकल गई। वकील ने कहना शुरू किया, वसीयत 1.5 माह पहले लिखी गई थी। डॉक्टर साहब और मैनेजर साहब इस बात के गवाह हैं। इस पर सिविल जज के साइन करवा लिए गए हैं। सारा काम पक्का है। आयुष बेचैन होकर बोला, यह सारी बात छोड़िए वकील साहब, आप तो उसे पढ़कर सुनाइए। वसीयत के मुताबिक सविता मैडम की तमाम जायदाद के वारिस उनकी बेटी सोनी है। यह क्या बकवास है? इतनी छोटी बच्ची, वह सरकारी कामकाज और इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला सकती है? आयुष ने गुस्से से कहा। इसकी चिंता आप मत करिए आयुष भाई, इसके लिए सोनिया मैडम ने 4 लोगों की एक कमेटी बना दी है, जिसमें कि मैनेजर साहब, डॉक्टर साहब और उनके पापा के दोस्त और मैं, हम 4 हैं। हम सबके काम की निगरानी रानी को सौंपी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? आगे चलकर कहाँ पर इस तरह हो सकता है? आयुष साहब की सविता को आप पर भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि आप जिंदगी में मगन होकर सोनी को भूल जाएंगे या उसे रास्ते से हटा देंगे। और आयुष ने धीरे से पूछा, वसीयत में मेरे लिए क्या लिखा है? आपकी वसीयत का फैसला रानी मैडम के हाथ में है, क्योंकि सविता मैडम सारे अधिकार उन्हीं को दे गई है। वकील साहब ने कहा, कमेटी में कंपनी के सारे काम भी रानी मैडम से पूछकर ही उनकी सलाह पर होंगे। सविता मैडम एक चिट्ठी रानी मैडम के लिए छोड़ गई है। यह सुनकर रानी मनी मन शर्मिंदा हो गई। उसने दिल ही दिल में सोनिया का शुक्रिया अदा किया। वकील साहब से कहा, देखकर कहा, आयुष, आपके लिए बस इसमें खास हिदायतें हैं। आप जनरल मैनेजर और रानी की अनुमति से ही ऑफिस में जा सकते हैं और इनकी मर्जी से ही आपको काम मिलेगा। एक खास शर्त तो उन्होंने ये रखी है कि इस कोठी में आप तभी तक रह सकते हैं जब आपको रानी से शादी करेंगे, बाहर कोई अफेयर नहीं चलाएंगे। आयुष गुस्से से तिलमिलाकर बोला, यह आप सबकी मिलीभगत है। आप सबने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं इसके खिलाफ अदालत में जाऊंगा। आयुष जी, आप कोर्ट में जाने की बात ना करें तो अच्छा है। मेरे पास इसकी रिपोर्ट है कि सविता जी को दवा में कैप्सूल में जहर दिया गया था। डॉक्टर साहब बोले। आयुष चुप हो गया। सविता ने 1 लीटर रानी के लिए भी रखा था। उसे पढ़ने के लिए वह दूसरे कमरे में चले गई। खत खोलकर उसमें पढ़ना शुरू किया। मेरी दोस्त रानी, शायद मेरी सोनी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, पर मुझे यकीन है कि मोहब्बत में तुम सब निभा लोगी। आयुष सिर्फ दौलत से प्यार करता है, इसलिए मैंने उसे अपनी वसीयत में कुछ नहीं दिया है। अभी ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसके झांसे में ना आओ और उससे दूर रहो। वह एक बेवफा इंसान है। रानी ने इतना ही कहा था, पड़ा था कि उसे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। देखा तो सामने आयुष खड़ा था। वह धीरे से बोला,
रानी, मैं अपनी भूलों का प्रायश्चित करता हूँ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारी उम्र मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा, यह मेरा वादा है। आयुष, मेरा दिल सविता इतना बड़ा नहीं है, फिर भी मैं एक फैसले पर पहुंच गई हूँ। यह फैसला मैं सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। यह कहकर रानी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। वह पीछे चलते चलते आया और बोला, रानी, मुझे एक मौका दे दो। मेरे पास सब कुछ तुम्हें देने के लिए है। तुम किसी से तो शादी करोगी, फिर मैं क्या बताऊं? मैंने इनकार नहीं किया है। आयुष, अभी मेरा फैसला सुनाना बाकी है। ड्राइंग रूम में सब मौजूद हैं। वकील साहब ने कहा, मिस रानी, हम सब आपका फैसला जानना चाहते हैं। रानी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सपनों में रहने वाली एक आम सी लड़की थी। मैंने भी आयुष को ख्वाबों में बसाया था, पर यह मुझ पर मेहरबान हुआ तो मैंने इसको देवता समझा था और इसकी हर बात मानी थी। पर मुझे पता नहीं था कि यह देवता के रूप में शैतान है। रानी, मेरी बात सुनो, आयुष बोला। आयुष साहब, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आयुष को चुप कराते हुए रानी बोली, सब कुछ लुट जाने के बाद आज मेरी आंख खुल गई है और आप चाहते हो कि मैं वही गलती करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी मंजिल सोनी की अच्छी देखभाल और उसकी बेहतरीन परवरिश है। रानी का फैसला सुनकर आयुष का चेहरा लटक गया। उसने कहा, आयुष साहब, हर सूरत में आप आज शाम 5 बजे तक यह घर छोड़ देंगे और जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे तमाम लोग यहीं रहेंगे। सोने सोनी की गर्जन होने के नाते उसकी हिफाजत के लिए यह मैं जरूरी समझती हूँ। आयुष एकदम से उठकर खड़ा हुआ और गुस्से से बोला कि यह मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। तो तेरी औकात ही क्या है? रानी ने वकील साहब की तरफ देखा तो वकील साहब और बोली, जब तक सोनी बालिग नहीं हो जाती तब तक मैं इस घर के मालिक हूँ और उसकी भलाई और हिफाजत के लिए मेरा यह फैसला बहुत जरूरी है। वकील साहब ने सख्त लहजे में कहा, आयुष, आप वसीयत लागू करवाने में जरा सी अड़चन डालेंगे तो हम पुलिस और कोर्ट की मदद लेंगे। फिर आपका क्या अंजाम होगा, आप सोच सकते हैं। आयुष बैठ गया। रानी ने कहा उसे कि आयुष, आप अपने साथ अपनी जरूरत का सामान ले जा सकते हैं। अगर आप इस शहर में रहना चाहते हैं तो मैनेजर साहब को हर महीने 10,000 रुपये देंगे और अगर आप अमेरिका वाले ऑफिस में जाकर काम करेंगे तो आपको वहां तनख्वाह मिलती रहेगी। रहने का इंतजाम ऑफिस की तरफ से होगा। यह आपकी मर्जी है। अब आप जहां जाना चाहें। आयुष के चेहरे पर मर्दानगी छा गई। उसने भीगी सी आवाज में कहा, मैं अमेरिका जाना चाहूंगा। मैनेजर साहब, आप इनको अमेरिका भिजवाने का इंतजाम कर दें। उन्हें जो खर्चा लगा है दे दें। मैं काम से बाहर जा रही हूँ। 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। जब तक घर साफ हो जाना चाहिए, रानी ने कहा और सोनी के गोद में उठा लिया और निकल गई बाहर। आज मैनेजर उसको बाहर तक छोड़ने आया है। चलते चलते उन्होंने कहा, मैडम, यह आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि इसको अमेरिका भेज दिया। वहाँ का जीएम बहुत तेज है और उसे सही तरह से हैंडल कर लेगा। हमारी भी परेशानी खत्म हो गई। हाँ मैनेजर साहब, सविता मैडम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था और मैंने भी यह सोच समझकर फैसला लिया था। अगर यहीं रहता तो दिमाग पर एक बोझ बना रहता। रानी ने गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, सोनी के स्कूल चलो। अब सोनी की पूरे दिल से वह देखभाल करने लगी थी और उसे माँ का प्यार दे रही थी और कभी पीछे मुड़कर उसने मोहब्बत की तरफ नहीं देखा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। सविता से उसका यह वादा था जो कि उसने पूरे दिलो जान से निभा रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे ना तो सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना, ना कमेंट करना, लेकिन आपके पास जो जो जितने ग्रुप हो उसमें इस कहानी को आगे शेयर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार।